बच्चों आज हमारा लेक्चर थर्ड होगा न्यूक्लियर से, ठीक है। और लास्ट लेक्चर हमने सेकंड लेक्चर में न्यूक्लियर फोर्स और मास डिफेक्ट को समझा था। न्यूक्लियर फोर्स की सभी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी और मास डिफेक्ट का एक कंसेप्ट हमने ठीक से समझा। और एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, मैंने ये लिखा हुआ है अभी वही एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक जो अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, जो हमारा He24 एक हीलियम न्यूक्लियस किस किस से मिलके बना है। तो उसमें हम दो प्रोटॉन H11 सिंबल ऑफ प्रोटॉन H11 ऐसे दिखाते हैं हम, दो न्यूट्रॉन N01 प्लस N01, ठीक है। तो ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को हम जैसे यहाँ पर दिखा लेते हैं, ये दो प्रोटॉन प्लस ये प्रोटॉन हो गया जी, और दो न्यूट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन के लिए मैं ये यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे दो प्रोटॉन और ये दो हमारे न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके बना रहे हैं एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, जिसको कि हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो देखिए, हमने मास डिफेक्ट में पढ़ा था कि जब ये सेपरेट थे, अल्फा पार्टिकल मतलब कंबाइन होने से पहले जब वो सेपरेट थे, तो ये मास इस मास से, देखिए इनसे मिलके ही तो ये बना है, बट यहाँ पर मास का डिफरेंस आ रहा था, ये मास कम था और ये साथ में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो यहाँ पर ये दो प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन और ये दो न्यूट्रॉन मिलके बना रहे हैं He24। तो यहां जब ये फॉर्मेशन होती है तो मास का डिफरेंस, जिसको कि हमने डेल्टा इफेक्ट या मास डिफेक्ट बोला, ये मास इससे स्लाइटली कम था। न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको समझा दिया था एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, तो आप वहां से वो चीज फिर से चेक कर सकते हैं। तो ये मास कम आया कंपेरेटिवली इनके, जो इंडिविजुअल मास था तब उनका टोटल मास, और ये यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन के बाद जो मास आया वो कम आया कंपेरेटिवली दिस, ठीक है जी। तो ये जो मास डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मास डिफेक्ट। और इस दौरान एक एनर्जी रिलीज कर रही थी, इस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं साथ में, बाइंडिंग एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी भी, बट अभी इस सेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे जाके, क्योंकि सिलेबस से आउट कर दिया इस टॉपिक को। फिर भी मैं थोड़ा सा जरूर डिस्कस करूंगा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो बाइंडिंग एनर्जी किसको बोले कि भैया आप जो ये कंबाइन हो गए हैं, अगर इनको आप सेपरेट करना चाहते हैं ना, तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी, जितनी की यहाँ से रिलीज हुई थी इतनी देनी पड़ेगी, तो वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम वन अनदर, तो वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है जी। अब ये देखिए, यहां से जब ये बना तो ये स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी तो इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो ये लिख भी सकता हूँ, अगर जिसकी मोर, ठीक है, अगर मोर बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी इसको शॉर्ट में BE से भी लिख लेते हैं, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसको बोलेंगे वो उतना ही क्या है, मोर स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर मोर है तो मोर स्टेबल भी है, मतलब उसको सेपरेट करने के लिए वहां से न्यूक्लियस को किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। एक बच्चों मैंने यहाँ पर एक कर्व दिखाया है बाइंडिंग एनर्जी को लेके, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये आ गई सभी न्यूक्लियन, जैसे इसमें देखें तो 1 2 3 4 4 न्यूक्लियन, ये सबकी बाइंडिंग एनर्जी थी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक की निकालनी हो तो, एक को सेपरेट करने की एनर्जी चेक करनी हो तो जितनी भी एनर्जी उससे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एक टर्म यहाँ पर बन जाती है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो क्या करना है आपने, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आई थी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन में आप कर देंगे ए, मास नंबर, मास नंबर ही तो न्यूक्लियंस होते हैं, तो एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने की एनर्जी पता चल जाएगी।
जिसको कि बोला जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है जी। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो एटम, वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है, उसको तोड़ पाना उतना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने कर्व भी ड्रा किया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, और इधर मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है ये। तो ये ऑब्जर्व होता है ग्राफ, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे, बट ये मैंने बताया जैसा कि अभी इस सेशन से ये सिलेबस हटाया गया है, बट थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लोगे ना तो आगे के टॉपिक थोड़ा इजी हो जाएंगे समझना, स्टेबिलिटी वगैरह के। तो क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल है, और देखिए वहाँ पर आपको एनर्जी रिलीज या एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी सेपरेट करने के लिए वो उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है ना मेरी बात को। तो अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर ना एक और छोटा सा टॉपिक मैं बताऊंगा आपसे, पैकिंग फ्रैक्शन। पहले यही पढ़ लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर, तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन में वो बोल रहा है इट इज द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू द मास नंबर। ठीक है, मास डिफेक्ट टू द मास नंबर, कि एक न्यूक्लियन के हिस्से कितना मास डिफेक्ट आया एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, वो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ओके जी। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में रहती है तो वो डिनोट करता है उस न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी को, वो अनस्टेबल होगा अगर पैकिंग फ्रैक्शन प्लस में आता है। ठीक है, एंड पैकिंग फ्रैक्शन अगर नेगेटिव में आता है तो वो करेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव में आएगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा समझना, इसको कोशिश करना समझने की। मैंने क्या बताया, यहां पर मास मान लीजिए कि 2 किलोग्राम था, ऐसा मान लिया हमने, यहां पर 2 किलोग्राम से कम मिलेगा, भाई मान लो 1.5 मिला, तो 0.5 मास डिफेक्ट हो गया इसका। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज, इसने स्टेबिलिटी को गेन कर लिया है। तो डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो 1.5 माइनस 2, तो माइनस 0.5 आ गया, माइनस में आया 0.5। अगर यही 1 ठीक है जी 2 होता तो ये आता माइनस में 0.8। ठीक है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब वो उतना ज्यादा क्या होता जा रहा है, स्टेबल, एनर्जी रिलीज ज्यादा मिलेगी, तो इसको मतलब सेपरेट करने के लिए उतनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी, मतलब वो क्या है, मोर स्टेबल। तो एनर्जी रिलीज करना स्टेबिलिटी को गेन करने से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो यहां पर यही बताया है मैंने कि जितना ज्यादा मास डिफेक्ट नेगेटिव में आएगा उतना ही ज्यादा वो क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। क्लियर है भाई। और पॉजिटिव में मास डिफेक्ट आना, इसको एक तरह से और भी लिखा जाता है, आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर अपॉन में मास नंबर, तो एक फॉर्मूला वो भी होता है, बट आप यहां से भी बता सकते हैं। तो नेगेटिव में पैकिंग फ्रैक्शन का जितना ज्यादा नेगेटिव में उतना ही ज्यादा उसका क्या होना, स्टेबल होना, स्टेबिलिटी को डिपेंड कर, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टर्म थी पैकिंग फ्रैक्शन की। ठीक है, अच्छा इसमें अभी आगे देखिएगा, तो मैं बात कर रहा हूं इसमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर है मास नंबर। अब इस कर्व को थोड़ा ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यूज है 2, 4, 6, 8, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी। यहाँ पर आप और भी एटम्स दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ H11 आएगा, H12 आएगा, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर मैंने जैसे एक हीलियम रखा हुआ है, यहाँ पर लिथियम है, ये जो डॉट दिखा रखे हैं ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये पीक्स बोले जाते हैं, इस कर्व के पीक बोले जाते हैं। तो मैं बोलूं आपसे H11 या H112 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 और 4 बहुत कम है, ऊपर गए हीलियम की 6 से ऊपर चलेगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है, इसका मतलब क्या है, हीलियम स्टेबल है। कंपेरेटिवली लिथियम के साथ करूं तो लिथियम नीचे है थोड़ा, तो लिथियम से ज्यादा स्टेबल हीलियम है। तो यहाँ वही है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा मिलेगी
तो उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मोर स्टेबल हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। तो ये जो पीक के ऊपर आ रहे हैं ना बच्चों, ये पीक पे हीलियम है, लिथियम थोड़ा डाउन पीक पे है, फिर नाइट्रोजन है अप पीक पे, कार्बन है, फिर उससे अप पीक पे ऑक्सीजन है, ये क्या है, मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियस। इनके जो आसपास न्यूक्लियस होंगे उनके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा किसकी होती है जी, आयरन की होती है। ये लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के लिए होती है। तो आयरन जो है मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। और हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ से मास नंबर बढ़ते जा रहे हैं 50, 100, 150, 200 से अबव, ये लगभग यहाँ पर यूरेनियम 238 तक चला गया है, नियरली 250 के आसपास। तो बाइंडिंग एनर्जी घटने लगी, देख रहे हैं आप, ये 8 से भी नीचे आ रही है, तो कम होती जा रही है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का कम होना मतलब कि उसका क्या होना, अनस्टेबल होना, इजीली टूट जाना। तो ये यूरेनियम आ गया आपका यहाँ पर, कैसा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या निकालता है अपने में से, रेडिएशन। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, नॉर्मल कंडीशंस पे अपने में से रेडिएशन निकल रहा है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, बिकॉज उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गई, तो तोड़ पाना उतना ही उसको इजी हो गया है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में। ठीक है भाई, ये इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, बुक में है आपके ये ग्राफ। यहाँ पर ये पॉइंट, इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो अभी के लिए नहीं करना है। और हम मास डिफेक्ट को मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं किसी भी एटम के लिए, तो वो आपने पढ़ा ही है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू टोटल मास सभी प्रोटॉन का प्लस ए माइनस जेड टोटल मास सभी न्यूट्रॉन का, उसमें से माइनस कर देते हैं हम मास ऑफ कैपिटल एन न्यूक्लियस का, तो मास डिफेक्ट पता चल जाएगा। और वो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपने निकालनी हो तो डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर हो जाएगा। पर न्यूक्लियन पे देखना है तो अपन में क्या कर देंगे, मास नंबर। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। अब ये कर्व देख समझ में आ गया है थोड़ा, और कर्व के बाद हम बात करते हैं इस कर्व की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो भाई बाइंडिंग एनर्जी कर्व की इंपॉर्टेंस की बात करें हम यहाँ पर, तो पहली इंपॉर्टेंस बच्चों में लिख रहा हूं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमने पढ़ा भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी 10th क्लास में पढ़ते थे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम बात करते हैं टू लाइटर न्यूक्लियाई combine to form a heavy nuclei and release some energy. Two lighter nuclei combine to form a heavy nuclei, और इस दौरान and release some energy, क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा इस दौरान। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, ये भी एक एग्जांपल उसी तरह से है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो छोटे मिलके एक बड़ा बना रहे हैं अल्फा, और क्या रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी। स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। आप जैसे जैसे H11 से ऊपर जा रहे हैं, अल्फा तक गए, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी तो रिलीज हुई एनर्जी, ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जांपल दे तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉम्ब का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सन में जो एनर्जी किसकी वजह से है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से है। वहां पर उसकी हाइड्रोजन 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 मिलके किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो उस दौरान क्या रिलीज होती जा रही है, एनर्जी। तो थोड़ा इस तरह से ध्यान रखो आप इस पॉइंट को, कि अगर भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एनर्जी रिलीज भी होगी। ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। मैं थोड़ा और कोशिश करता हूं इसको और ठीक से समझाने की भी। मान लीजिए ये मेरे पास H12 है, हाइड्रोजन आइसोटोप, ठीक है।
तो इसका न्यूक्लियस फॉर्म है, तो इसकी भी कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, बाकी का ये मास है। मान लीजिए पूरा मास स्टार्टिंग में 10 किलोग्राम था, वैल्यू लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 10 किलोग्राम था पूरा, तो 10 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम तो बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बाकी कितना बचा 8 किलोग्राम। एक और ऐसे ही है H12, उसका भी ऐसा ही हाल है भाई कि 8 किलोग्राम 8 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम। अब ये H12 और H12 दो हो गए, इससे मिलके बना अल्फा पार्टिकल जिसकी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है अल्फा की। तो अब इसको कम मास की रिक्वायरमेंट है, 8 8 16 की रिक्वायरमेंट नहीं, कम की है, तो ये क्या करता है एक्सेस मास को रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की फॉर्म में क्या करेगा रिलीज करेगा। तो दो छोटे न्यूक्लियई मिलके जब एक हैवी न्यूक्लियई बनाते हैं उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, और इस दौरान क्या निकलती है कुछ एनर्जी, एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस हम कर्व की इसलिए बोल रहे हैं कि हम इस कर्व को देखते हुए बता सकते हैं कि जैसे लाइट न्यूक्लियस से हैवी न्यूक्लियस पे जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगा। ऐसे ही एक प्रोसेस दूसरी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, एटॉमिक बम बेस्ड होता है उसी पे, और एक न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें यूज होता है ये प्रोसेस। तो यहां से अगर आप देखें हैवी न्यूक्लियई मास नंबर ज्यादा 238 से लाइटर की तरफ जा रहा हूं, लाइटर से हैवी गया, हैवी से लाइटर गया तो भी बाइंडिंग एनर्जी गेन हुई, और बाइंडिंग एनर्जी गेन होना मतलब ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का चेंज होना, इंक्रीज होना, मतलब एनर्जी का रिलीज होना। तो दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, लाइट से हैवी बनने में और हैवी से टूटने में, लाइट में जाने में, हैवी न्यूक्लियस की टूटना और लाइट में कन्वर्ट होना तो भी एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस को इससे अपोजिट न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ये दोनों इसकी इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्व बनाया। सेकंड इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं यहाँ पर बच्चों, सेकंड इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, ये आपने पढ़ना है, ये टॉपिक है अभी सिलेबस में फ्यूजन और फ्यूजन का। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या बता सकते हैं कि एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियई, ठीक है, स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियई, ऐसे लिख लो इसको, लाइटर न्यूक्लियई। तो एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, यहाँ पर वो इंक्रीज होगी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज तो एनर्जी रिलीज भी होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर आप एटॉमिक बॉम्ब का दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन लिखनी है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं यूरेनियम का ही। तो ये बड़ी पॉपुलर एक इक्वेशन है, लिखते थे 10th क्लास से, 92 235 यूरेनियम पे जब एक स्लो न्यूट्रॉन जाके गिरता है तो टूटता है ये दो, इसके जो न्यूक्लियस बनेंगे बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3n01 करके लिख रहा हूँ, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है बच्चों, जब एक यूरेनियम एटम में ये प्रोसेस होती है। ऐसे एक छोटा सा हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसमें बहुत सारा यूरेनियम, मान लीजिए कि मैं कुछ 1 किलोग्राम यूरेनियम की बात करूँ तो 1 किलोग्राम यूरेनियम में बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स मिलेंगे। अब एक एटम से 200, ऐसे इतने एटम से 200 मतलब कि एक लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज कर सकता है एनर्जी। इसलिए इसका एडवांटेज ये है कि स्मॉल अमाउंट में क्या देता है हमारे को, लार्ज एनर्जी देता है।
और उस एनर्जी को फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, या एटॉमिक बम का यूज करके दूसरों को नुकसान करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज हो रही है, न्यूक्लियर फिजन में भी और फ्यूजन में भी। तो हम यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कर्व के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कर्व को देखते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं कि हैवी से लाइटरी की तरफ गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी, रिलीज करी। लाइटर से हैवी की तरफ गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी, रिलीज करी। और बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करना लाइटर से हैवी, एक एग्जांपल बताया आपको। यहाँ पर मैंने जैसा कि हाइड्रोजन से क्या कन्वर्ट होना, हीलियम में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट हो जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रिक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और इनके एग्जांपल्स। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखिए और इसमें बच्चों यहाँ अगला टॉपिक रहेगा हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि स्टेबल कौन होगा, अनस्टेबल कौन होगा। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम मिलेगी वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने के बाद वो रेडिएशन से एमिट करता है जिसको कि हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोल देते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर भी एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाई है और एक इस तरह से, इसको वैली ऑफ स्टेबिलिटी भी बोलते हैं या फिर इसको न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट, कैसे भी नाम दे सकते हैं इसको। इस तरह से एक फॉर्मेशन की गई है, तो समझिएगा इसको थोड़ा सा। कैसे ये ग्राफ बनाया है, कैसे ये स्टेबिलिटी बेल्ट बनाई है, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये तो आपको क्लियर ही है कि जो रेड लाइन पे आएगा, जो ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो जो इस लाइन पे आएंगे जो स्टेबल, उनमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, तो इनका रेशियो 1 होगा। ठीक है जी, इससे ऊपर भी स्टेबल होते हैं, इससे ऊपर भी स्टेबल होते हैं। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपसे, तो यहाँ पर ये ग्राफ जो होगा हमारा, मान लीजिए मैं एक कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन ही है हमारे पास 612, तो आप इसमें अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, जेड 6 हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी 6 है। तो हम यहाँ पर एक 0 से 6 दिखाएंगे, यहाँ 0 से 6 है, और ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया, तो कार्बन आ गया इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी होगा, नाइट्रोजन है मान लीजिए 714 है, सोडियम है इस तरह से। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, उनके लिए अब कुछ यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ, इस तरह से स्टेबल जो है वो, तो उनकी भी एक इस तरह से स्टेबिलिटी वैल्यू बनेगी। जो इस लाइन पे होंगे उन पे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, वो स्टेबल है, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं, लगभग 0 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने लगा तो ये इधर जाने लगी, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने लगी, न्यूट्रॉन्स उनमें बढ़ने लगे, तो स्टेबल तो है वो, तो इसके अंदर वो आ रहे हैं सारे स्टेबल। ग्राफ कैसे प्लॉट किया ये मैंने आपको बता दिया, मार्क करते चलेंगे स्टेबल वालों को प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से, तो कोई यहाँ पर आएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे कुछ आते जाएंगे। तो ये पूरा एक स्टेबिलिटी वैल्यू बनता है। यहाँ पर है वो मोस्टली सुटेबल वाले सारे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर पे जाएंगे तो वो क्या होने लग जाता है, अनस्टेबल होने लग जाते हैं। ठीक है, 100 के अबव जाते हैं, जैसे कि 92 मास नंबर उसका लगभग 238 250 के आसपास जाने लग जाता है, तो वो क्या होने लग जाते हैं, अनस्टेबल होने लग जाते हैं। तो ये एक स्टेबिलिटी कर्व बनाना पड़ता है। यहाँ पर ये जो रेशो है n/z का, ये वेरी होता है 1 से लेके लगभग 1.5 1.6 तक चलता है ये। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स मैंने नोट किए यहाँ पर, जो पहले से नोट कर दिए हैं, एक बार इनको रीड कर लेते हैं। देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखे होंगे, वो आप स्टडी करके देख लेना बुक से। तो फर्स्ट इसमें लिखा है द लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई टेंड्स टू लाई ऑन द लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे ना, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या मिलेंगे बच्चों, बराबर मिलेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो वो ऐसे लाइट स्टेबल होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर नियरली 20 से पहले पहले, वो तो स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वो भी स्टेबल है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं, अबव आ रहे हैं।
द रेशियो ऑफ n टू द z इंक्रीज फॉर हैवी न्यूक्लियेट्स एंड बिकम्स कितना 1.6 किसके लिए फॉर हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसके लिए ये रेशियो 1.6 तक जाता है। स्टेबिलिटी अचीव्ड बाय हैविंग मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन, स्टेबिलिटी जो उनकी बढ़ रही है वो उनमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने से, क्योंकि प्रोटॉन में तो रिपल्सिव फोर्स लगना है, लेकिन एक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 में भी लग रहा है, तो जो एक्सेस में न्यूट्रॉन होंगे ना वो न्यूक्लियर फोर्स लगा के उनको होल्ड करके रखते हैं उन एक्सेस प्रोटॉन को, मतलब जो प्रोटॉन ज्यादा है उनको, और निकलने नहीं देते। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, न्यूट्रॉन बढ़ जाने से जो न्यूट्रॉन ने न्यूक्लियर फोर्स लगा रखा था प्रोटॉन को, वो और वो प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए तो स्टेबिलिटी अचीव किससे की गई, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाने से, उनका न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाने से, तो वो स्टेबल भी यहाँ पर आते जाएंगे। द न्यूक्लियेट्स, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि द न्यूक्लियेट्स हैविंग इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन, जिनमें कि इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन है, ऐसे लगभग 60% स्टेबल है, ठीक है। 60% ऑफ नॉन न्यूक्लियेट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जैसे मैं एग्जांपल कर ले लूँ, आपका कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हीलियम ले लो, जैसे He2 4, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कार्बन 612 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन 816 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो ऐसे हैं, ऐसे 60% है जिनमें दोनों चीजें इवन, तो हम ऐसे भी डिसाइड करते हैं भाई इवन इवन अगर दोनों आ रहे हैं तो वो क्या मिल सकता है, ज्यादा चांसेस उसके स्टेबिलिटी के। और बाकी जो हमने कर्व इससे पहले डिस्कस किया, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, मास नंबर बढ़ने लगा तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज, तो अनस्टेबल होता गया, ठीक है। ये कर्व ड्रॉ कर लेंगे, किस तरह से ड्रॉ किया गया है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का टॉपिक, इतना ही लिख लेंगे सफिशिएंट होगा। तो देखिए अब इसके बाद जो अनस्टेबल हो गया उनका क्या होता है, वो अनस्टेबल टूटना शुरू हो जाते हैं, उनमें से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिनको कि फिर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो एक टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये भी सिलेबस से आउट कर दिया है, लेकिन हम जब इसके बारे में बेसिक बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर ये रेडिएशंस निकालना शुरू कर देता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है जी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी कम है, तो ये अनस्टेबल हो गया, तो रेडिएशंस एमिट करने लगा, कुछ रेडिएशंस नेगेटिव की तरफ आने लगी जिनको कि हम अल्फा रेज बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव एक जो फील्ड हमने अप्लाई कर रखा था उसकी तरफ जाने लगी, और कुछ विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट पास हो जाती है जिनको कि हम गामा रेज, जो पॉजिटिव की तरफ आ गई इनको बोलते हैं बीटा रेज, ठीक है। तो इतना आपको अब क्लियर है कि न्यूक्लियस, ठीक है, वो अनस्टेबल बन रहा है, उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है, जहाँ से फिर रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है ना हम कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं बच्चों, तो उसमें यूज हो जाता है, कोई एक नंबर में क्वेश्चन अगर बन जाए तो इसलिए। अल्फा जो है He2 4, कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्रोटॉन H11 2 न्यूट्रॉन N01 से मिलके बना है, सिंबल याद रखना है। ये जो बीटा एमिशन हो रहा है न्यूक्लियस में से जो नेगेटिव आ रहा है, इसका रीजन क्या दिया जाता है कि एक न्यूट्रॉन टूटता है किस किस में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, पूरा नहीं था ये, जो ये इलेक्ट्रॉन था इसकी एनर्जी कंटिन्यू चेंज हो रही थी, और इस पे एक लॉ और फेल हो रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हर एक की जो स्पिन बताते हैं हम इनकी, इन पार्टिकल्स की, हाफ स्पिन इसकी, तो हाफ प्लस हाफ 1, तो चेंज कितने का हो गया, हाफ का, या फिर 1 माइनस, यहाँ पर इस तरह से ये चेंज हो रहा था जो एंगुलर मोमेंटम में, क्योंकि एम वी आर इज इक्वल्स टू आप एक NH/2 बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसमें पढ़ा है कि जो मोमेंटम है अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज अगर देख रहे हैं तो वो आपको इंटीजर में मिलेगा ना कि फ्रैक्शन में। तो अगर आप इसकी हाफ स्पिन दिखाएंगे, हाफ इसकी और हाफ इसकी, तो हाफ से हाफ तो मिल गई लेकिन एक एक्स्ट्रा हाफ मिली, तो चेंज कितने का हो गया, हाफ का, जो इंटीजर में नहीं रहा। तो ये इस पे एक लॉ फेल हो रहा था, तो 2 लॉ यहाँ से फेल हो रहे थे जिसको कि बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
एनर्जी इसकी बार बार चेंज हो रही थी जो बीटा निकल रहा था उसकी, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है, फिर भी मोमेंटम इसका चेंज हो रहा है और वो भी फ्रैक्शन में। तो एक और नए पार्टिकल से इंट्रोड्यूस कराया गया एंटी न्यूट्रिनो, कहता है ये दोनों एनर्जी की शेयरिंग करते हैं, तो अप्लाई हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बोलता है हाफ स्पिन अगर इसकी हाफ इसकी है और मान लीजिए साथ साथ स्पिन करे तो हाफ प्लस हाफ चेंज 1 का आ गया जो कि इंटीजर में है, अपोजिट स्पिन करे तो हाफ माइनस हाफ कितने का, 0 का, चेंज ही नहीं मिलेगा। तो इसको इंट्रोड्यूस करा देने से दोनों लॉ अप्लाई हो गए जो फिजिक्स के बेसिक लॉ थे। तो ये एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज, तो ये भी आप एक इक्वेशन यहाँ यूज करते हैं, इसको बीटा माइनस डीके की फॉर्म बोला जाता है। इसके अलावा एक बीटा प्लस डीके होता है। अब यहाँ न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है प्रोटॉन से थोड़ा बहुत ज्यादा, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, पॉजिटिव में आएगी, जबकि यहाँ एक बीटा पॉजिटिव डीके में एक प्रोटॉन टूटता है H11 न्यूट्रॉन में, इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो का उल्टा न्यूट्रिनो। और यहाँ पर देखिए इसमें एनर्जी जनरली देनी पड़ती है, बहुत कम होती है नेचर में, क्योंकि इसका मास कम मिलेगा न्यूट्रॉन के कंपेरेटिवली। तो यहाँ कराने का पर्पस अभी मेरा सिर्फ इतना है कि आप ये सिंबल ध्यान रखें। तो He24 अल्फा पार्टिकल, ठीक है, H11 आप प्रोटॉन के लिए सिंबल, H12 ड्यूट्रॉन के लिए इसका आइसोटोप, इसके अलावा आप E-10 इलेक्ट्रॉन के लिए, E+10 पॉजिट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के साथ आप किसको रखेंगे, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, लेकिन स्पिन हाफ होती है इसकी। यहाँ पर पॉजिट्रॉन के साथ रखेंगे, ये है एंटी न्यूट्रिनो और ये है न्यूट्रिनो, ये पॉजिट्रॉन। ठीक है भाई, ये सभी सिंबल आपने याद रखने हैं। न्यूट्रॉन के लिए हो गया N01, तो इनका यूज करके कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करने का एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली। और एक चीज और बता दूं मैं इसमें, ये भी ध्यान रखना कि जब एक न्यूट्रॉन टूटता है ना, इसमें प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ता है। बच्चों सुनिएगा ध्यान से इसको, ये कोई भी एटम था XZA, ठीक है, एक नया न्यूक्लियस बना इससे Y, और साथ में निकाला हमने इलेक्ट्रॉन E-10, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Z+1, मास नंबर सेम रहेगा, क्योंकि बैलेंस करके देख लीजिए Z+1 -1 Z ही आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक प्रोटॉन का बढ़ना, एटॉमिक नंबर बढ़ जाना, हाउ इट इज पॉसिबल सर, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी एक एटम है 612 है कार्बन एटम, अगर मान लीजिए यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, वो 7 थोड़ी ना हो जाएंगे। तो उस चीज को थोड़ा समझो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये बात हो रही है किसी भी रेडियोएक्टिव सोर्स की, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन कब निकला है, जब उसका एक न्यूट्रॉन टूटा है, न्यूट्रॉन टूटा है प्रोटॉन में, तो एक नया प्रोटॉन मिला है, इसलिए Z+1। जितना मास नंबर गया टूट के उतना ही आ गया, तो मास नंबर क्या रहा, सेम, क्योंकि मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही आते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा, और साथ में आप दिखा सकते हैं एंटी न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज। तो बीटा एमिशन से याद रखना है, बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, रेज होगा, जितना बीटा निकलेगा उतना ही एटॉमिक नंबर और बढ़ता जाएगा। और ये हम एक्सप्लेनेशन इससे दे सकते हैं, बीटा माइनस डीके। तो थोड़ा सा ये भी आपको आना चाहिए, पूरा नहीं पढ़ाया मैंने क्योंकि पूरा टॉपिक ही नहीं है ये, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस करना आ जाए ना, क्योंकि बच्चों यहाँ ना अभी इस सेशन में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसमें से ये आ जाए, तो मैं वो चीज़ चाह रहा हूँ कि लगभग चीज़ें कवर हो जाए, क्वेश्चन ना छूटे आपके, इसलिए। और मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो अब हम इसके बाद ना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये रिएक्शंस बैलेंस करने की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी के हमने क्वेश्चन कर ही लिए थे लाइव क्लास के अंदर, तो अब इतना पढ़ के आप रेडी रखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी लाइव क्लास के अंदर। आज के लेक्चर में हम इतना ही कर लेते हैं।
तो हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी को और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को पढ़ा है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व की इंपॉर्टेंस को पढ़ा है, फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन की अभी नेक्स्ट लेक्चर में और एक्स्ट्रा बात करेंगे, ये टॉपिक है हमारे।